अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज नंबर थ्योरी का लेक्चर नंबर 10 होगा। लेक्चर नंबर 9 में हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन देख के आए और इसकी कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़। आज लेक्चर नंबर 10 है, तो आज के लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी थ्योरम्स पढ़ने हैं। कुछ थ्योरम देखेंगे कि फार ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ए और बी दो कोई भी इंटीजर्स हैं। ए 1 को डिवाइड करता है। अगर ए 1 को डिवाइड करता है तो ए या तो +1 होगा या -1। ठीक है। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे, इसका प्रूफ करेंगे कि अगर ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को, तो इसका मतलब है कि ए बी प्लस सी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि अगर ए डिवाइड करता है बी को और बी नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 के अलावा कोई भी नंबर है जिसको ए डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि ए का मोड लेस देन इक्वल टू है बी के मोड के। तो इसको हम कहते हैं कंपैरिजन प्रॉपर्टी। ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ ए डिवाइड करता है बी को, देन अगर ए डिवाइड करता है बी को तो माइनस ए बी को भी डिवाइड करेगा। ए जो है माइनस बी को भी डिवाइड करेगा, माइनस ए माइनस बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है। अगर ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को, तो इसका मतलब है ए का स्क्वायर डिवाइड करेगा बी सी को। ठीक है। ये सिंपल सी बातें हमें पढ़ के ही समझ आ जाती है। देखें ना कि ए डिवाइड करता है बी को, ए सी को, तो बी को भी कर रहा है सी को भी कर रहा है, तो एक दफ़ा तो इसको करेगा एक दफ़ा इसको, यानी कि इनका स्क्वायर भी जो है वो बी सी को डिवाइड करेगा। लेकिन हम इनका प्रूफ देखेंगे मैथमेटिक्स के ज़रिए। तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरम देख लेते हैं, यानी कि थ्योरम्स को लेकर चलते हैं। थ्योरम्स, ठीक है, ये थ्योरम लेकर चलते हैं हम। फॉर ए बी, दो ए बी इंटीजर्स दिए हैं। ठीक है। और इंटीजर्स का सेट आपको पता है 0 +-1 +-2 सो ऑन चलता गया। और आपने हमेशा याद रखना है साथ कि डिवाइज़र, यानी कि जिससे डिवाइड करवाएंगे वो नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर ए से डिवाइड करवाएंगे तो ए नॉट इक्वल टू 0, बी से डिवाइड करवाएंगे तो बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, और अगर हम डिवाइज़र को 0 करेंगे तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी भी अनडिफाइंड हो जाएगी। डिविजिबिलिटी क्या है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी डिविजिबिलिटी के बारे में जान लें। डिविजिबिलिटी के बारे में, डिविजिबिलिटी में कहा गया था कि अगर दो इंटीजर्स ए और बी लिए हैं और ए जो है वो बी को पूरा डिवाइड कर दे, पूरा यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई सी आएगा जो कि इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक है। यानी कि कहा गया था कि ए इज़ इक्वल टू बी को हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, बी इज़ इक्वल टू ए सी है, और इस चीज़ को बंद करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए डिवाइड करता है बी को पूरा। ठीक है। ये चीज़ थी। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। 27 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड किया, 3 9 बार 27, पीछे 0 बच गया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 जो है ये डिवाइड करता है, 3 जो है डिवाइड्स 27। ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 27 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ 27। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 27 इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है। तो हम मैक्सिमम टाइम यही चीज़ उठाएंगे। ठीक है। अब इस चीज़ को डिविजिबिलिटी कहते हैं। और कैसे लिखेंगे, 3 डिवाइड्स 27, और हम इसको डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू, यानी ये वाली डेफिनेशन के थ्रू ऐसे भी लिख सकते हैं, 27 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक इंटीजर आएगा, अशारिये के बगैर आएगा, बटे वाले के बगैर आएगा, तो यहाँ पे 9 आता है। ठीक है। ये होता है डिविजिबिलिटी। अगर एक ऐसी एग्जांपल उठा लें, एग्जांपल के तौर पे हमने 27 को 2 पे डिवाइड करना चाहा, तो 2 13 ज़ार 26, पीछे बच गया 1, अब रिमाइंडर 1 नहीं बचा, तो इसका मतलब है कि 2 जो है डज़ नॉट डिवाइड 27। ठीक है। 27 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है। फिर हम लिखेंगे 2 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 27 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है। ये सारे, अब इसको कैसे शो करवाते हैं कि 2 जो है ये तो था डिवाइड करता है, ये है नहीं डिवाइड करता 27 को। ठीक है। और हम इसको ऐसी फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते
यहाँ पे इंटीजर के अलावा कुछ और आ सकता है, लेकिन इंटीजर नहीं आ सकता क्योंकि डिवाइड ही नहीं हुआ पूरा पूरा। ठीक है, तो ये होती है डिविजिबिलिटी। हम इसको ऐसी फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो चलिए आइए थ्योरम्स का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास थ्योरम नंबर ए आता है। थ्योरम नंबर ए हमारे पास आ गया कि अगर ए डिवाइड करता है 1 को तो इसका मतलब है कि ए या तो +1 है या -1 है। पहले हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं, काउंटर एग्जांपल। तो एग्जांपल यही होगी कि देखें ना कि कोई नंबर है, 1 को कौन कौन चीज़ डिवाइड कर सकता है, पूरा डिवाइड करना है। तो 0, सबसे पहले बात आती है 0। क्या 0 1 को डिवाइड कर सकता है? तो मैंने पहले बताया कि डिवाइड करने वाला 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होगा। फिर +-1 की बात आएगी, +1 से करके देखते हैं। ठीक है, +1 = 1 यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया, +1 डिवाइड कर गया। -1 से करके देखते हैं तो -1 जार ये भी पूरा डिवाइड कर गया, +1 भी पूरा डिवाइड कर गया, -1 भी। अब 1 को अंदर रख के 2 पे चलते हैं, यानी कि 2 पे चलते हैं। अब तो 2 नहीं डिवाइड कर सकता, इसको 3 भी नहीं कर सकता, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, -2 भी नहीं, -3 भी, यानी कि आगे कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ +1 और -1 करता है। और डिवाइड करने वाले को डिवाइडर कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। और यही हमारा कह रहा है कि अगर ए डिवाइड करता है 1 को, अगर कोई नंबर 1 को डिवाइड करता है या तो वो +1 होगा या -1, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। तो ये हमने प्रूव करना है मैथमेटिक्स से। ये तो हमने देख लिया, अब मैथमेटिकली इसको प्रूव करते हैं। ए डिवाइड करता है 1 को, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, इसको ओपन करके लिखें तो ये चीज़ इज़ इक्वल टू ये वाली चीज़ और सम इंटीजर, साथ कोई ना कोई इंटीजर आएगा। ठीक है, अब 1 का 1 वैसे ही रहा और ए इसको हमने m का नाम दे दिया, इसको हमने m का नाम दे दिया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है, यानी कि ये दो ऐसे नंबर्स लेने हैं कि जिनका आंसर 1 आए। ये दो ऐसे नंबर्स लेने हैं कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए। और ये नंबर्स कौन से हैं? इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, ये देखें सम इंटीजर, और ए भी हम शुरू से कह के आए ए और बी जी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर यानी कि 0 +-1 +-2 +-3, इनमें से कोई भी ऐसे नंबर उठाएं कि अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ से देखें तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आता है, यानी कि ए की भी वैल्यू 1 रख दूँ, m की भी वैल्यू 1 रख दूँ, आंसर 1 आएगा। एक दफ़ा -1 एक ऐसी चीज़ आती है कि जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा। अब -1 और +1 नहीं मैं उठा सकता, इसका आंसर -1 आएगा, लेकिन मुझे 1 चाहिए। ठीक है, ये चीज़ नहीं उठा सकता मैं। एक दफ़ा तो 1 वैल्यू रखूँ तो फिर 1 आएगा, एक दफ़ा -1 वैल्यू रखूँ तो फिर 1 आएगा। ये ए की वैल्यू है, ये m की, ये ए की, ये 1 की, m की। ठीक है, यानी कि m जो है ये हमारे पास +-1 हो सकता है और उसी वक्त जो a है +-1 होगा। अगर m +1 है a भी +1 होगा, अगर m -1 है a भी -1 होगा, उसी वक्त ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। तो यहाँ से हमने देख लिया कि a जो है या तो +1 होगा ये या -1। ठीक है, आप लिख सकते हैं दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड इफ़, यानी कि दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड इफ़ a इज़ इक्वल टू +1 और -1। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज़ इक्वल टू +1 और -1। तो ये हमने प्रूव कर दिया a की वैल्यू या तो +1 होगी या -1। ठीक है ना, तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर बी है। थ्योरम नंबर बी तो ये है कि अगर a डिवाइड करता है b को और a डिवाइड करता है c को, देन a डिवाइड करेगा b + c को भी। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। पहले एग्जांपल से समझते हैं कि अगर 2 डिवाइड करता है, फ़र्ज़ किया 2 नहीं 3 कर लेते हैं, 3 डिवाइड करता है 9 को, ठीक है, और 3 डिवाइड करता है 27 को भी, तो 3 डिवाइड करेगा 9 + 27 को भी। यानी कि पहले इसको देखते हैं, ये और ये कट जाए, ये ऑटोमेटिकल कट जाएगा, ये हमने प्रूव करना है। 9 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड किया, 3 3 = 9, आंसर 0 डिवाइड कर गया। इसको देखते हैं, 27 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया, 3 9 = 27, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी डिवाइड कर गया, ये और ये डिवाइड कर गए। अब 9 + 27, 9 + 27 कितना आता है? 9 + 27 36। तो 36 को भी 3 डिवाइड करें, 3 1 बार 3 और 3 2 बार 6, देखें पूरा डिवाइड कर गया इसको भी। अगर इसको और इसको डिवाइड कर जाए तो इसका मतलब उनके सम को भी डिवाइड करेगा। ये हमने आज के थ्योरम में प्रूव करना है। ठीक है, तो
सबसे पहले हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ए डिवाइड करता है बी को, तो इसका मतलब है कि बी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, ठीक है ना, इंटीजर। और आप लिख दें इस इंटीजर को हमने नाम दे दिया m1 का, ठीक है। फिर आप लिखेंगे ए डिवाइड करता है सी को, ए डिवाइड करता है सी को, ये इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी सी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, और इसको मैंने नाम दे दिया m2 का, और c इज़ इक्वल टू m2, ठीक है ना, c इज़ इक्वल टू m2। एक मेरे पास इक्वेशन आ गई b इज़ इक्वल टू m1 और एक आ गई c इज़ इक्वल टू a m2, ठीक है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे जो हमने प्रूफ करना है वो आप देख लें। हमने प्रूफ करना है a डिवाइड करता है b प्लस c को। अगर हम इसको भी डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू ओपन करके लिखें तो ये वाली चीज़ b प्लस c इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, यानी कि b प्लस c इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय, इस इंटीजर को हम k का नाम दे देते हैं। ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो मैं m1 m2 k यूज़ कर रहा हूँ, ये सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, m1 m2 k, ये सारे बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर से, ठीक है। अगर इंटीजर ना हो तो डिविजिबिलिटी ही ना हो। हमने डिविजिबिलिटी का मतलब है कि ये इंटीजर होने चाहिए। ये देखें इंटीजर की जगह m1, इंटीजर की जगह m2, इंटीजर की जगह k, ठीक है। अब देखें हमें चाहिए b प्लस c, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए b प्लस सी, तो इनको आपस में प्लस कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हुई, राइट हैंड साइड में प्लस हो गई, ठीक है। अब देखें ये b प्लस सी इज़ इक्वल टू a कॉमन आ गया, बाकी बचा m1 प्लस m2। दो इंटीजर्स को जब आप प्लस करेंगे, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, जब दो इंटीजर्स को आप प्लस करेंगे तो आंसर भी एक इंटीजर ही आएगा। यानी कि अशारिये वाले के बगैर और बटे वाले के बगैर कोई भी दुनिया जहाँ के दो नंबर ले लें, उनको प्लस करेंगे तो आंसर एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ z इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस -2 प्लस -3, इनमें से कोई भी नंबर आप मर्ज़ी के दो उठा लें, जो उनसे मर्ज़ी के दो नंबर उठा लें, अगर आप उनको प्लस करेंगे ना तो आंसर भी दोबारा इसी सेट में से आएगा, बटे से बगैर होगा, अशारिये के बगैर होगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर एक इंटीजर ही आया। तो हम लिखेंगे b प्लस सी इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, और लेट करेंगे इसको हमने k का नाम दे दिया, a मल्टीप्लाई बाय k। तो ये देखें अगर ये चीज़ ऐसे, इसको ओपन करके ऐसे लिखा था, इसको बंद करके ये लिख रहे हैं, यानी कि a डिवाइड करता है b प्लस सी को हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। हमें दिया गया था a डिवाइड करता है b को, a डिवाइड करता है c को, तो हमने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करके दोनों को प्लस किया और प्लस करके डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्लोज कर दी, तो हमारे पास आ गया कि a डिवाइड करेगा b प्लस c को भी। उम्मीद करते हैं इस थ्योरम की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन प्रॉपर्टी। आप वैसे भी ना चलें जी कंपैरिजन प्रॉपर्टी देखते हैं। कंपैरिजन प्रॉपर्टी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम इसको स्टार्ट करेंगे। कंपैरिजन का वर्ड जहाँ कहीं भी आ गया मैथमेटिक्स में, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम क्या 100% शायद उम्मीद है कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये चीज़ें ही आएंगी। इस तरह भी होता है, ठीक है ना, ये सारी इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो ये कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होते हैं कि ये इससे बड़ी है, ये इससे छोटी है, ये ऐसे है तो वैसे है, ठीक है ना। तो ये कंपैरिजन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हमने जो हमारे पास थ्योरम है वो कहता है कि अगर a डिवाइड करता है b को और b नॉट इक्वल टू 0 है। अब आप कहेंगे a इक्वल टू 0 हो सकता है, तो जब भी डिविजिबिलिटी आ गई तो डिवाइड करने वाला तो 0 हो ही नहीं सकता, यानी कि a तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि a 0 हो गया डिविजिबिलिटी अनडिफाइंड हो जाएगी। तो a डिवाइड करता है b को और b भी नॉट इक्वल टू 0 हो, तो देन इसका मतलब है कि a का मोड जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा b के मोड से। एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी आप नंबर उठा लें, सेट ऑफ इंटीजर का कोई भी नंबर उठा लें। फ़र्ज़ किया कि हमने उठा लिया 9, b की वैल्यू हमने 9 कह ली और a को कह दिया 3, क्योंकि तभी a b को डिवाइड करेगा ना। a और b ऐसा नंबर लेने हैं कि a b को डिवाइड भी करे, ठीक है। यानी कि देखें ना, 9 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड कर गया, यानी कि 3 जो है वो डिवाइड करता है 9 को। इसका मतलब है ये a है, ये b है, ठीक है ना। इसका मतलब है माइनस वाले को ले लेते हैं, ठीक है। -3 जो है, -3 9, ठीक है, -3 ले लिया ताकि आपको इस प्रॉपर्टी की अच्छे से समझ आ सके। -3 इसका मतलब है a का मोड यानी -3 का मोड लेस देन इक्वल टू है b के मोड से, तो 3 लेस देन है 9 से, बिल्कुल दुरुस्त।
यही बात हमने प्रूव करनी है कि हमेशा जो डिवाइड करने वाला है ना, जो डिवाइड करने वाला है वो डिवाइडेंड से छोटा होगा। डिवाइड करने वाले से हमेशा छोटा होगा, लेकिन उसकी पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू नहीं, पॉजिटिव वैल्यू, ये मोड लगा हुआ है ना, ये पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, आप मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। डिवाइड करने वाला जिसको डिवाइड करता है उससे हमेशा छोटा होगा। ठीक है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू उसके इक्वल भी हो सकती है, उससे छोटी भी इक्वल भी हो सकती है। यानी कि 3 को अंदर रख के 3 पर डिवाइड किया, 3 1 जार 3। ठीक है, अब इक्वल वाला केस आ गया, यानी कि ये चीज़ इक्वल है इस चीज़ के। ठीक है ना, तो ये कंपैरिजन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम इसका प्रूफ देखते हैं। चलिए जी, कंपैरिजन प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन प्रॉपर्टी को दोबारा लिख दें। ये नंबर सी वाला थ्योरम है कि अगर ए डिवाइड करता है बी को एंड बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि ए का मोड लेस देन इक्वल टू है बी के मोड से, और इसको हम कंपैरिजन प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, कंपैरिजन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। ये चीज़ हमें दी गई है, ये दो चीज़ें, और ए जो है वो लेस देन इक्वल टू हो बी के पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। चलिए जी, प्रूफ के लिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि हमें गिवन है ए डिवाइड करता है बी को। ठीक है, फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, जिसे हमने एम का नाम दे दिया। ठीक है, जिसे हमने एम का नाम दे दिया। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमारे पास आ गया बी इज़ इक्वल टू ए एम। ठीक है, बी इज़ इक्वल टू ए एम। पहले तो इस तरह होता था कि b की वैल्यू 0 हो सकती थी, लेकिन इस प्रॉपर्टी में b की वैल्यू 0 नहीं होगी, कंडीशन दी गई है। अगर तो b की वैल्यू 0 हो जाती थी, तो अगर इसको मैं ए एम लिखूँ तो a मेरे पास नॉट इक्वल टू होता है, क्योंकि ये डिवाइड करने वाला है। ठीक है, तो फिर m 0 हो जाता था, m 0 हो जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ये हमें गिवन है। जब b नॉट इक्वल टू 0 है, a भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो m भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। लगी बात की समझ? अगर b 0 होता तो m 0 हो सकता था, ये एग्जांपल दी। लेकिन अगर b 0 नहीं है तो कोई भी दो ऐसे नंबर जो कि 0 नहीं है उनको मल्टीप्लाई करें, उनका आंसर 0 कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है m भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये मेरे पास इक्वेशन है b इज इक्वल टू ए एम। अब मैं कहूँगा टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले ली, तो वो कैसे ली कि b का मोड जो है वो इक्वल टू है ए एम मोड के। ठीक है, ये मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। अब इसी चीज़ को आगे लेके जाऊंगा कि ए एम का मोड जो है वो ग्रेटर देन होगा ए से, यानी कि नहीं, इसी को भी ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि b का मोड इक्वल टू है ए मोड एम मोड के। अब ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है ना, यानी कि ये इकट्ठा लिखा हुआ था, अलग पॉजिटिव वैल्यू इनकी कर दी। यानी कि देखें ना, -5 और 7, इसका आंसर कितना आता है? -35। ठीक है, -35 आता है। हम इनका मोड ले लें, तो इनका मोड कितना आएगा? -35 का मोड, आंसर +35। अगर हम इनका मोड अलग ले लें तो ये देखिए +5 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 35, जवाब वही आता है। तो हम इनका मोड अलग कर लिया। ठीक है, मोड अलग कर लिया। अब ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, और दो पॉजिटिव नंबर्स को जब हम आपस में प्लस करते हैं, प्लस नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जब दो पॉजिटिव को नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा। यानी कि इसका आंसर, इनका आंसर जो है वो ग्रेटर देन होगा ए से। ठीक है, इनका आंसर ग्रेटर देन होगा ए से। अगर m की वैल्यू 1 हो जाए, 1 भी तो पॉजिटिव नंबर है ना, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो इस वक्त ये मल्टीप्लाई होकर इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि 1 से ये चीज़ मल्टीप्लाई होकर इक्वल आई, ये इक्वल का साइन भी। ठीक है, दो कोई भी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर हमेशा दोनों में से बड़ा आएगा। यानी कि यही आंसर जो है, अगर इनको m की टर्म में लिखना चाहते तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये इक्वल टू हो जाता अगर एक वैल्यू 1 हो। ठीक है ना, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है, इसलिए हमने लिखा है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में शो करवाना है कि ए का मोड लेस देन इक्वल टू बी के मोड के। तो ये देखें, ये सारा किसके इक्वल है? बी के मोड के। तो बी का मोड जो है वो ग्रेटर देन है इक्वल टू ए के मोड से। ऐसे लिख लें या आप ऐसे लिख लें
बात एक ही है, कान पकड़ने हैं जैसे मर्जी पकड़ ले, ठीक है ना। तो दाएं हाथ से पकड़ ले, बाएं हाथ से पकड़ ले, कान ही पकड़ने हैं। ये देखें, ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर ए जो है वो डिवाइड करता है बी को और बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, एम नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेंगे, दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर दोनों नंबर्स में से हमेशा बड़ा ही आएगा। यानी कि एग्जांपल मैं देता हूँ, ये नहीं कह, ये ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। ये हमारी कंपैरिजन प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट अब आगे हम चलते हैं नंबर डी वाले थ्योरम पे। नंबर डी वाला थ्योरम, नंबर डी थ्योरम है कि अगर इफ़ ए डिवाइड करता है बी को, ठीक है, देन इसका मतलब है कि माइनस ए डिवाइड करेगा बी को और माइनस ए डिवाइड करेगा माइनस बी को और ए डिवाइड करेगा माइनस बी को। एग्जांपल से समझते हैं, कोई भी दो नंबर ले लिए, 2 और 8 उठा लें, ठीक है ना। 2 और 8, ए की वैल्यू 2 रख दी, बी की वैल्यू 8 रख दी और 8 2 2 4 8 डिवाइड कर गया, यानी ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर ये हो गई तो ये तीनों भी होंगी। देखते हैं, माइनस ए यानी कि -2 डिवाइड करेगा 8 को, 2 - 4 8, ये जी हो गया फॉलो, ये भी ठीक होगी। इसको पकड़ते हैं, -2 डिवाइड करेगा -8 को, 2 4 8, 2 4 8 -8 आएगा क्योंकि ये माइनस है, तो ये भी होगी फुलफिल। इसको देखते हैं, तो -8 को डिवाइड करेगा 2, यानी 2 डिवाइड करेगा -8 को, 2 4 8, लेकिन हमें माइनस का चाहिए, ये माइनस का साइन, ठीक है। तो ये देखें, ये भी फुलफिल हो गए, रिमाइंडर 0 आ गया यानी फुलफिल होंगे। तो अगर ये चीज़ ठीक है तो ये तीनों भी अप्लाई होंगी। तो ये हम इनका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमें दिया गया है कि ए डिवाइड करता है बी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई सम इंटीजर, जिसको हमने एम का नाम दे दिया, ठीक है। ये चीज़ है। अब नेक्स्ट देखिएगा, यहीं से हम सारे केस निकालेंगे। इसी इक्वेशन से ही हमने ये प्रूव करना है, इसी इक्वेशन से ये प्रूव करना है और इसी इक्वेशन से हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि माइनस ए है, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 केस, ठीक है, 3 केस। यहाँ पे माइनस ए है यानी कि बी इज इक्वल टू -am हो जाए, ठीक है। बी इज इक्वल टू -am हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है -b इज इक्वल टू -am हो जाए। और यहाँ पे लिखा गया है कि क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखा जाए तो -b इज इक्वल टू a -m हो जाए। ये मैंने इनको ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि आप कहेंगे मल्टीप्लाई तो दोनों तरफ करवाते हैं। मैंने बताया है कि इस एक की मदद से, इस एक की मदद से ये वाली चीज़ें हमने प्रूफ करनी है। अभी अब कर नहीं रहे, प्रूफ करनी है, आपको समझाने के लिए लिखा, पेपर में ऐसे नहीं लिख के आना। ये चीज़ें हमने प्रूफ करनी है, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ें, इनको ओपन करके लिखा है बस, इसको ओपन करके ये लिख दिया, इसको ओपन करके ये, इसको ओपन करके ये, और इसकी हेल्प से, यानी कि इसकी हेल्प से ये चीज़ें हमने प्रूव करनी है। तो चलिए जी हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है b इज इक्वल टू am, हमने ये वाली चीज़ बनानी है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि ये देखें, हम b इज इक्वल टू माइनस को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस को इससे, आपस में मल्टीप्लाई होकर दोबारा यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है ना। माइनस इसके साथ भी लगा दिया, माइनस इसके साथ भी। क्यों लगाया, क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है ना। ये वाला केस लेके चल रहे हैं, -a चाहिए था तो -a और -m कर दिया। अब ये जो है ये -m, ये एक और कोई ना कोई इंटीजर होगा, ये एक और, यहाँ पे k का नाम दे दे, ठीक है ना, यहाँ पे k का नाम दे दे सभी k का नाम, ठीक है ना, k का नाम। अब ये -m भी कोई ना कोई इंटीजर होगा। अगर 7 है तो -7 भी इंटीजर है, अगर -7 है तो +7 भी इंटीजर है, ठीक है। तो इसका मतलब है b इज इक्वल टू -a मल्टीप्लाई बाई सम इंटीजर, जिसको हमने k का नाम दे दिया। तो देखें, इस इक्वेशन से मैंने ये वाली इक्वेशन बना ली, तो इसका मतलब है कि -a जो है वो डिवाइड करेगा b को भी, ये प्रूव हो गया। अब हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है, अब हम इसको लेके चलते हैं। तो b इज इक्वल टू am हमारे पास मौजूद था, ठीक है, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ से माइनस साइन से, तो -b इज इक्वल टू -a मल्टीप्लाई बाई m, ठीक है। और हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम m एक इंटीजर है, k भी एक इंटीजर है, और k बराबर m कर देते हैं, अगर k लेके आना है तो हम कर देंगे कि -b इज इक्वल टू -ak, तो ये देखें यही चीज़ आ गई। और यहाँ पे हमने लिख दिया -a डिवाइड करता है -b को, ठीक है। आप ये यहाँ पे m ही रहने दे अगर रखना है तो, अगर नहीं रखना तो यहाँ पे k इज इक्वल टू m लिख लीजिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर b इज इक्वल टू am है
तो हमने प्रूफ करना है माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस के, तो दोनों तरफ हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया। तो यार मैं आप लोग के लिए ना ये तरीका नहीं ठीक ढूंढ रहा, तो प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं लेकिन तरीका कोई और रख लेते हैं, कम्प्लेक्स तरीका है। ये बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ मैं, लेकिन पेपर में लिख के कैसे आना है ये आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, शायद आपको समझ ना आए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हमारे पास थी, देखे ना कि अगर ए डिवाइड करता है बी को, ठीक है, तो इसका मतलब है माइनस ए डिवाइड करे बी को, माइनस ए डिवाइड करे माइनस बी को, ए डिवाइड करे माइनस बी को। ये हमने 3 प्रूफ करवाने हैं। तो इसको जब मैंने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू ओपन करके लिखा तो ये आ गया बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। ठीक है, सम इंटीजर। अब देखें, अब मैंने इसी से ये 3 रिजल्ट निकालने हैं, इसी से ये 3 रिजल्ट निकालने हैं। तो देखें, माइनस ए चाहिए, तो बी इज इक्वल टू माइनस ए और मल्टीप्लाई बाय माइनस इंटीजर, और माइनस के साथ कोई भी इंटीजर के साथ कोई भी माइनस लगा दें तो जो आंसर आएगा वो भी एक कोई ना कोई इंटीजर होगा। ठीक है, कोई ना कोई इंटीजर होगा। तो ये दोबारा वही चीज़ बन गई। तो डिफरेंस देने के लिए इस इंटीजर को आप m का नाम दे दें, इस इंटीजर को आप k का नाम दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी ये इंटीजर के इक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा लेकिन अपोजिट साइन का। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हम लिखेंगे माइनस ए जो है वो डिवाइड करता है b को। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया इसकी मदद से। अब नेक्स्ट केस लेके चलते हैं, यानी कि ये क्या है, b इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर है। हमें चाहिए माइनस से माइनस बी, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, तो देखें डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू अगर हम इनको क्लोज करना चाहें तो माइनस ए जो है वो डिवाइड करता है माइनस बी को। ठीक है, अब इसको ओपन करके ये चीज़ लिख सकते हैं, इसको क्लोज करके। तीसरा केस देखें, दोबारा इसको लिया तो b इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर है। अब हमें चाहिए माइनस बी चाहिए, तो यहाँ पे और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाया। अब इस माइनस को a से नहीं बल्कि अंदर वाले इंटीजर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, a मल्टीप्लाई में माइनस इंटीजर। ठीक है, अब ये माइनस इंटीजर भी कोई ना कोई इंटीजर होगा। ठीक है ना, यानी कि हम इसको भी इंटीजर ही लिखेंगे, यानी कि इसको हमने m का नाम दे दिया, इसको आप k कह सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हम इसको क्लोज करके लिख सकते हैं a डिवाइड करता है माइनस बी को। ठीक है, तो ये देखें a की मदद से ये भी प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया, ये भी। बस फ़र्क कहाँ पे आया, माइनस प्लस, माइनस से ही दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया या एक तरफ ही दोनों इंटीजर्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी तरह हमारे प्रूफ हो गए। नेक्स्ट लास्ट थ्योरम रह गया है आज के दिन का, हमारा लास्ट थ्योरम ये है ई नंबर। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि अगर जो है वो a डिवाइड करता है b को और a डिवाइड करता है c को, देन इसका मतलब है कि a डिवाइड करेगा bc को। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। ठीक है, और इस इंटीजर को अगर हम m का नाम दे दें तो b इज इक्वल टू am। ठीक है, और इसको पकड़ें अगर, तो इसका मतलब है c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, और c इज इक्वल टू, इसको m1 का नाम दे दिया, इसको हमने m2 का नाम दे दिया। अब हमने प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ को अगर हम देखें तो a डिवाइड करता है bc को, ये हमने प्रूफ करना है। ओपन करके लिखें तो bc इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, ये हमने प्रूफ करना है। मज़ीद ओपन करके लिखें, इसको अगर एक नाम दे दें तो k। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। और k जो है ये भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो BC ये भी एक मेरे पास इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो BC आ जाएगा। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये आ गया BC इज इक्वल टू AM1 मल्टीप्लाई बाय AM2। ए से मल्टीप्लाई होके आंसर आया a स्क्वायर, और यहाँ पे M1 और M2। M1 भी एक इंटीजर है, M2 भी एक इंटीजर है, K भी एक इंटीजर है। दो इंटीजर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर भी एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, और ये प्रूव करना था, यहाँ पे स्क्वायर है, ये वाली चीज़ प्रूव करनी है हमने। तो ये देखें, ये वाली चीज़ बन गई। अब इसको खोल के ये लिखा था, इसको बंद करके ये दोबारा लिख दें, यानी कि a स्क्वायर डिवाइड करता है b स्क्वायर को, BC को, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अगर a डिवाइड करता है b को और a डिवाइड करता है c को, देन a डिवाइड करे bc को, ये हमने प्रूव करना था, तो ये हो गया। जो भी क्वेश्चन आपके पास आता है ना, इफ़ तो लाजमी आता है ना कोई भी थ्योरम, तो इसका मतलब है ये चीज़ें हमें दी गई हैं, तो दी गई। अगर देन के बाद कोई चीज़ आए तो वो हमने प्रूव करनी है। पहली दो चीज़ों को लेके चलें,
जो भी लिखा हुआ है, अगर सामने प्लस वाली चीज़ लिखी है तो प्लस कर देना है, मल्टीप्लाई वाली लिखी है मल्टीप्लाई कर देना है, और माइनस वाली लिखी है माइनस कर देना, हमारा थ्योरम प्रूव हो जाया करेगा। छोटी सी आसान सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो हमें आ जाएंगी। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।